मातृभूमि न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ताहिर समर खान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश और प्रदेश में इस वक्त सियासत का एक तरह से घमासान मचा हुआ है। आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले 2023 के अंत में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उन्हीं राज्यों में राजस्थान भी एक बड़ा राज्य है जहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान की सियासत में क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, विपक्ष से उसको कितनी टक्कर मिलेगी और इन अगले चुनावों के अंदर किस तरह से कांग्रेस की प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से अपनी योजनाओं के आधार पर घर घर जाकर फिर से एक बार सत्ता में आकर वापसी करेगी। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मातृभूमि के सभी स्टाफ को कि आपने आज समय निकाला। जी जी, आज हमारी टीम ख़ास तौर से इसीलिए ऐतिहासिक शहर कोटा में आई ताकि आपसे कुछ गुफ्तगू की जाए और आपके व्यूज़ को जाना जाए। तो सर, सबसे पहले मैं हमारे देखने वालों के लिए जानना चाहूँगा कि आबिद कागज़ी का परिचय क्या है? उनकी प्रारंभिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और राजनीति में उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं और ना तो मेरा परिवार में जो मेरे पिताजी हैं वो सामान्य बिजनेसमैन हैं, दो भाई हैं जो वो भी व्यापारी हैं, मेरी पत्नी गृहिणी है, दो बच्चे हैं। तो घर में मेरा ऐसा कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड कभी नहीं रहा। बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ और न ही मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में रहा। मेरी एजुकेशन मैं डबल एम ए LLB हूँ और मेरी सारी एजुकेशन कोटा से ही हुई। सबसे पहले राजनीति की शुरुआत अगर मैं देखना चाहें तो छात्र राजनीति से मैंने अपने जीवन की राजनीति की शुरुआत करी। छात्र राजनीति में मैं राज के महाविद्यालय जो हाड़ौती का सबसे बड़ा महाविद्यालय था उसमें लोगों की मदद करना, क्योंकि शुरुआत से ही मेरे दिमाग में जहन में ये बात रही हमेशा कि मुझे लोगों की मदद करनी है, जनता की सेवा करनी है। और ये अंदर से फीलिंग आती थी कि अगर लोगों की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको एक लोगों की दुआ मिलेगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैं कॉलेज में गया अपनी एजुकेशन ख़त्म करके, कॉलेज स्कूल एजुकेशन ख़त्म करके, तो जब देखा कि काफ़ी दूर दराज से ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं, क्योंकि महाविद्यालय हाड़ौती का सबसे बड़ा महाविद्यालय उस टाइम पे कोटा ही हुआ करता था, क्योंकि कोटा मुख्यालय रहा शुरू से। तो छात्र जब आते थे उनकी मदद करना, उनको फॉर्म भरवाना, उनके स्टैम्प लगवाना, व्याख्यातों से मिलाना, तो वो राजनीति की शुरुआत हमने करी, लोगों की खूब मदद करी। उसके बाद धीरे 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 जब एक इसका दायरा बढ़ा तो मैंने सबसे पहले कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में चुनाव फाइट किया और मैं अल्पसंख्यक वर्ग का सबसे पहले उप महासचिव बना। ये शायद इतिहास में पहली बार था कि बहुसंख्यक छात्रों ने मुझे वोट दिया और मैं उप महासचिव बना राजकीय महाविद्यालय कोटा का। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरा दायरा मुझे और बढ़ाना चाहिए तो मैंने देखा कि विचारधारा कौन सी अच्छी है जो जनता की भलाई करती है। कांग्रेस से परिवार वाले हमेशा जुड़े हुए थे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जनता की भलाई करती थी। तो मैंने राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया और मुझे NSCI का कॉलेज इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। सबसे पहला पद मेरे पास कोई रहा तो NSCI का कॉलेज इकाई का अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हुई, हमने फिर दोबारा से आने अपकमिंग इलेक्शनों में कॉलेज में NSCI को प्रत्याशी जो बनाए उनके पक्ष में प्रचार किया। स्टूडेंट NSCI के लिए जगह जगह प्रचार किया, कॉलेज में बच्चों को जिताया और कई कैंडिडेट भी जिताए। इसी तरह आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसके बाद NSCI से निकल के मैं यूथ कांग्रेस में आया। यूथ कांग्रेस में मैंने शहर का उपाध्यक्ष पद का पद संभाला, देहात में महासचिव का पद संभाला। उसके बाद इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में मैंने कोटा बूंदी लोकसभा जो हुआ करती थी उसका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी बना। और इसकी शुरुआत बढ़ते बढ़ते मैं फिर अल्पसंख्यक विभाग में आया। अल्पसंख्यक विभाग में मुझे सबसे पहले शहर जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया। फिर मेरा कार्यकाल को देखा, काम को देखा, तो फिर मैं उसको आगे बढ़ते हुए शहर जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना। फिर देहात का अध्यक्ष बना, अल्पसंख्यक विभाग का शहर का अध्यक्ष बना। तो ये शुरुआत मेरी कॉलेज से होते 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 आज मैं इस
पूरे राजस्थान का राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बना। तो धरातल से राजनीति को मैंने समझा, देखा और लोगों के बीच में संघर्ष किया और आज आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। चलिए, विस्तार से आपने बताया किन किन पदों पर आपने काम किया, छात्र जीवन से एक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की रीति नीति को लेकर चले। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉलेज की राजनीति से चेयरमैन तक का एक लंबा सफ़र आपने तय किया। लगभग 3 साल आपकी नियुक्ति को हुए होंगे, जो आप माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं कांग्रेस के। तो इन 3 सालों के अंदर पूरे राजस्थान लेवल पर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आपने कार्य किए, क्या क्या आपकी उपलब्धियां रहीं, किस तरह से लोगों को कांग्रेस की रीति नीति समझाई, कैसे कांग्रेस से जुड़ाव हो, क्या काम किया आपने सर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी संघर्ष की शुरुआत राजनीति कॉलेज से रही और आज तक संघर्ष लगातार जारी है। तो मैंने जब जब ये देखा कि जब धरातल पे निकल के आया तो लोगों को लगा कि लोग दुनिया में काफ़ी परेशान हैं और जब तक आप कोई जिम्मेदार सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेते तब तक लोग किसी का आप लोगों का भला नहीं कर सकते। हमने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और मैन कांग्रेस में रहते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और कई आंदोलन किए तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी। जिससे मुझे पार्टी ने 2020 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अल्पसंख्यक विभाग की बागडोर संभलाई। वैसे तो अल्पसंख्यक विभाग शुरू से ही अच्छा चलता हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ अलग करने की चाह थी। 2020 15 जनवरी को मेरी नियुक्ति हुई और उसके 1 महीने बाद ही मार्च में 31 मार्च 2020 को संपूर्ण देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति, जो सदी की सबसे बड़ी स्थिति थी, पैदा हो गई। चूंकि मैंने पद ग्रहण किया था और 2 महीने बाद इतनी बड़ी त्रासदी, लेकिन मैंने उस त्रासदी को अवसर में बदला। आप यकीन मानेंगे, मैं मातृभूमि के चैनल से के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने पूरे राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से निजी खर्चे और जनसेवा लोगों की मदद लेते हुए पूरे राजस्थान में रसोई चलाई। जो माननीय अशोक गहलोत साहब का, राजस्थान सरकार का एक नारा था, सोनिया गांधी का एक नारा था कि कोई भूखा न सोए। हमने उस नारे को अपनाते हुए पूरे राजस्थान में एक अभियान चलाया कि पूरे जितने भी राजस्थान के ज़िले हैं, ब्लॉक स्तर पर है, वो अल्पसंख्यक विभाग की रसोई चले। और जब रसोई की हमने शुरुआत की तो आप वंडर करोगे कि पूरे 70 दिन हमने रसोई चलाई, जो उस टाइम पे लोगों के लिए खाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और जब लॉकडाउन चला तो हमने देखा कि हमने टोटल 1,35,000 ड्राई किट का वितरण पूरे राजस्थान में किया, 1,35,000 का। और कम से कम 70 लाख से ऊपर खाने के भोजन की पैकेट हम पूरे राजस्थान में बंटवाते थे। इसके लिए मैं कोटा से, क्योंकि मैं कोटा में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था, इसमें हमने कोटा में इसका कोरोना का एक कार्यालय भी बनाया था। तो कोटा प्रशासन ने और अन्य जिलों में, चाहे जोधपुर ले लें, जयपुर ले लें, अजमेर ले लें, सीकर ले लें, बीकानेर ले लें, उदयपुर ले लें, सिरोही, गंगानगर, दौसा, सभी जिला कलेक्टरों ने अल्पसंख्यक विभाग की इस पहल को सराहा और जिला स्तर पर कई जिलाध्यक्ष को सम्मानित भी किया और ये कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर कोई संस्था हमारे साथ चली कोरोना में तो वो अल्पसंख्यक विभाग थी। इसके बाद चूंकि कोरोना से लोग ग्रसित थे, कोरोना खुला, उसके बाद जस्ट थोड़े दिन बाद ही राजस्थान में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई। राजस्थान में कोटा, जयपुर और जोधपुर में बड़ी संख्या में नगर निगम चुनाव हुए, जो किसी कारण से पोस्टपोन हो चुके थे। हमने पूरे राजस्थान में 526 नगर निगमों में पार्षद के टिकट बंटने थे। हमने राजस्थान सरकार से मांग करी कि हमें 200 टिकटों का वितरण अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से किया जाए। हमने इसकी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई, जिला अध्यक्ष तक भी पहुंचाई और प्रदेश अध्यक्ष तक भी पहुंचाई और हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचाई। उसका नतीजा अल्पसंख्यक विभाग को राजस्थान में मिला कि हमें 126 टिकट पूरे राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने दिए। और आप वंडर करोगे कि 126 में से हम 98 पार्षद जिता के लेकर आए। ये अल्पसंख्यक विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसकी इससे बड़ी उपलब्धि बताएं आपको कि हमने तीनों नगर निगमों में ये कहा कि हमें कम से कम 2 नगर निगमों में महापौर बनाए जाए। लेकिन कई जगह पार्टी की मजबूरियां होती है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन सरकार ने और सत्ता ने अल्पसंख्यक विभाग की बात को सम्मान देते हुए तीनों ही नगर निगम, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो और चाहे
जयपुर हो, तीनों ही नगर निगम में उप महापौर माइनॉरिटी वर्ग से बनाया। जयपुर में असलम फारूकी को बनाया, कोटा में सोनू कुरैशी को बनाया और जोधपुर में अब्दुल करीम जोनी को बनाया। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात थी। खैर बहरहाल हमने फिर भी संघर्ष करते रहे, अल्पसंख्यक युवा को आगे बढ़ाते रहे। इसके बाद जस्ट 1 महीने बाद फिर पंचायती राज के चुनाव है। हमने कोशिश करी कि पंचायती राज में भी अल्पसंख्यक विभाग का रिप्रेजेंट बढ़े। अल्पसंख्यक विभाग ने उस पंचायती चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट मिला, जिसमें कम से कम 3 से 4 अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान बनाने में सक्षम रहे और कई नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से बनाए। इसके अलावा हमने पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना अनुप्रति योजना, जिसका पूरे अल्पसंख्यक वर्ग के राजस्थान के छात्र छात्राओं को फायदा दिलवाया। कालीबाई भील योजना, कालीबाई भील योजना के बारे में लोगों का अवगत नहीं था, क्योंकि 7,500 स्कूटियाँ राजस्थान सरकार हमेशा इसके माध्यम से बांटती थी। हमने कैंप लगाकर पूरे राजस्थान के कॉलेजों में छात्राओं के लिए ये अवगत कराया कि जो बच्चियाँ 92% लेकर या 65% लेकर आगे बढ़ती हैं, उनको सरकार स्कूटी देती है, वो भी फ्री कॉस्ट। तो उसकी बड़ी उपलब्धि हमें ये रही कि हर साल जो 750 स्कूटियाँ बढ़ती थी, वो लैप्स किसी न किसी कारण से हो जाया करती थी। हमने लगातार पूरे राजस्थान में लोगों को अवगत कराया, जागरूक करा, जिसका नतीजा ये रहा कि 2019 से लेकर 2023 तक अभी जितनी स्कूटियाँ अल्पसंख्यक वर्ग को बढ़ती है, उससे ज़्यादा फॉर्म आते हैं। पहले लैप्स होती थी, लेकिन जागरूकता के कारण उनको उसको बढ़ाया। उसके अलावा हमने राजस्थान में पूरी जगह जिले वाइज कैंप लगाने का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष को निर्देशित किया कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आप लागू करें। इसके बाद जिस तरह माननीय हमारे नेता राहुल गांधी साहब जी को, सोनिया जी को ईडी द्वारा नोटिस दिए गए, हमने दिल्ली से लेकर जयपुर तक और जिले तक जगह जगह प्रदर्शन किए, पुतले जलाए मोदी सरकार के खिलाफ, गिरफ्तारियां दी। अल्पसंख्यक विभाग ने दिल्ली में जाकर खूब गिरफ्तारियां दी, जन संघर्ष किया। साथ साथ हमने जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ संघर्ष किया, पुतले जलाए, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया, प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। तो इतनी लंबी फहरिस्त अल्पसंख्यक विभाग की है, जिसका मैं आपको वर्णन करते करते थक जाऊंगा। और आज भी हम इस अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार की जो राहत शिविर चल रहे हैं, हमने राहत शिविरों में हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने, हमारे जिला अध्यक्षों ने, हमारे अल्पसंख्यक विभाग को मदद करने वाले लोगों ने हर जिले में, हर कैंप में अपनी अलग टेबल लगा के अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से राहत शिविरों में मदद करने का काम लगातार जारी है। सर, सारी योजनाएं आपने बताई, क्योंकि आप कांग्रेस बिलोंग करते हैं, आप सरकार की तारीफ ही करेंगे। लेकिन भाजपा का तो तर्क है कि गवर्नमेंट की सारी स्कीमें फेल हैं। राहत शिविर सिर्फ लालच के लिए है, वोटों की राजनीति की ध्रुवीकरण के लिए है, लोगों को घंटों घंटों लाइन में लगाकर नतीजे के नाम सिफर वाली बात, इस तरह की बात भाजपा की तरफ से लगातार की जा रही है। इस बारे में कुछ बताएं आप। भारतीय जनता पार्टी का काम हमेशा लोगों को बरगलाना और झूठ बोलना है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या चिरंजीवी योजना का लाभ आप लोग नहीं ले रहे हैं? अन्नपूर्णा पैकेट जो बट रहे हैं उसका लाभ आप नहीं ले रहे हैं? क्या उज्ज्वला योजना का लाभ आप नहीं ले रहे हैं? क्या अनुप्रति योजना का लाभ आप नहीं ले रहे हैं? क्या क्या ये लंपिंग में जो गायें मरी हैं उसका जो पैसा मिला उसका लाभ आप नहीं ले रहे हैं? राहत शिविरों में लोगों को हमने ये बताया कि आप अपने इस भामाशाह के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको योजना का लाभ मिल सके। और बीजेपी का काम हमेशा झूठ बोलना रहा है। मैंने कई कैंपों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को भी रजिस्ट्रेशन कराते देखा है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इसलिए ब्लेम करती है कि कई जनता उनके बहकावे में आकर कांग्रेस को वोट न दे, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जितनी तरह की योजनाएं चलाई है, आप देखिए स्मार्टफोन योजना चल रही है, 40 लाख महिलाओं को लोग स्मार्टफोन बांट रहे हैं। स्कूल की बच्चियों को जो मतदाता नहीं है उनको भी राजस्थान सरकार स्मार्टफोन बांट रही है। कहाँ लालच है हमें? कहाँ बरगलाएंगे हम? जो वोटर नहीं है, 17 साल की बच्चे हैं, उनको भी तो हम वोट मोबाइल दे रहे हैं। तो बीजेपी का काम सिर्फ बरगलाना है,
चूंकि बीजेपी में राजस्थान में खूब लड़ाया है, मुख्यमंत्री के दावेदार 10-10, 15-15 है। वसुंधरा राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाते हैं, राजेंद्र राठौड़ सीपी जोशी पे आरोप लगाते हैं, पूनिया राजू रंजन राठौड़ पे आरोप लगाते हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपस में इन सबको लीड करते हुए आपस में कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं। तो बीजेपी को तो अपने घर की लड़ाई से फुर्सत नहीं है। तो ये आपका जो तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करती है, तो वो झूठा है, निराधार है। जनता सब समझ चुकी है। 2023 में पुणे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, अगर राजस्थान के चुनावी इतिहास की हम बात करें तो हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। आपने काफ़ी विस्तार से योजनाएं बताई। 2023 में चुनाव है। इन योजनाओं के साथ साथ एक सत्ता वापसी की जो लहर होती है, जो एक तैयारी होती है, तो एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन मुसलमानों के अंदर, विधानसभा के अंदर मुसलमानों की भागीदारी के अंदर कितने टिकट विधायकों के लिए आप मांगेंगे? जिस तरह से नगर निगमों में, ज़िला परिषदों में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, एज ए चेयरमैन आप अपनी पार्टी के सामने कितने % टिकटों की मांग रखेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 2023 में पुणे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुगालते में हो कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना है। और सबसे बड़ी बात, माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान होकर निकली, उसमें जो लोगों को जुड़ाव देखने को मिला, और जो हमारा मैनिफेस्टो था उसकी हमने ये जो बातें थी उसको इम्प्लीमेंट करके धरातल पर दिखाया, और जो बातें जनता तक पहुंची और ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, मतदाता से पूछ लो, ये कह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये आपका जो सवाल था कि 2023 में कांग्रेस की सरकार क्या वापस आएगी, तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। आपने हमसे पूछा कि राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग कितने टिकट की मांग सरकार से कर रहा है, संगठन से कर रहा है। तो आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछले 2018 के चुनाव में एक भी टिकट उन्होंने कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं दिया, सिवाय एक के यूनुस खान जी को। लेकिन कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यक के साथ रही है, ST SC OBC के साथ रही है। इस बार अल्पसंख्यक विभाग ने 30 टिकट पूरे राजस्थान में माइनॉरिटी बहुल इलाकों में कांग्रेस से मांगे हैं, प्रदेश नेतृत्व से, केंद्र नेतृत्व से मांगे हैं कि 30 टिकट अल्पसंख्यक वर्ग को दिया जाए, जिसमें खासतौर पर मुस्लिमों को। इसलिए मुझे उम्मीद है कि केंद्र और केंद्र की हमारी जो सेंटर की पार्टी है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन बिठाकर इस बात पर विचार विमर्श करेगी, और आगामी विधानसभा चुनाव में जो 30 टिकट हैं, जिसकी लिस्ट हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करा भी चुके हैं शीर्ष नेतृत्व को, और केंद्र नेतृत्व को भी जल्दी कराने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 30 टिकट इंशाअल्लाह ताला, ईश्वर ने चाहा तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इस बार देगी, ये हमारी मांग है। 30 टिकट आबिद कागजी साहब की तरफ से लिस्ट बनाकर दी जाएगी। उन 30 में एक नाम आबिद कागजी साहब का भी होगा चुनाव लड़ने के लिए। तैयारी चल रही है आपकी। कोटा की लाडपुरा विधानसभा से आपने दावेदारी पेश की है। तो अगर उन 30 में से 30 के 30 टिकट फाइनल हुए तो आपको उम्मीद है लाडपुरा सीट से आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और आप किस तरह से उस सीट को देखते हैं? पिछले 3 चुनाव में लगातार वहाँ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जिनको टिकट दिए वो हारे हैं, और इस बार फिर आप एक नए सिरे से मेहनत करके उस सीट के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सीट निकलेगी और आप प्रत्याशी होंगे? मैं आपको बता दूं कि मैंने राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से 30 टिकट की मांग करी है, क्योंकि मैं राजस्थान का चेयरमैन 2020 में बना। लेकिन लाड़पुरा की जो आपने बताई, ये दावेदारी मेरी आज की नहीं है, 2008 की, 2013 की और 2018 की दावेदारियाँ हैं। 2008 में भी मैंने राजस्थान में जब असेंबली चुनाव थे तब भी टिकट मांगा लाड़पुरा से। 2013 में भी राजस्थान में चुनाव थे, इसी लाड़पुरा विधानसभा ने टिकट मांगा, और 2018 में मैंने टिकट मांगा। लेकिन पार्टी की अपनी जिम्मेदारियाँ होती है, अपना अपना एनालिसिस होता है। मुझे किसी कारण से टिकट नहीं दिया गया,
और प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2023 में मैं पूरी ताकत के साथ, अपनी निष्ठा के साथ और कार्यकर्ताओं के दम के साथ और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद के बगैर साथ लेकर टिकट की मांग कर रहा हूं। और अब मुझे उम्मीद है कि 2020 से नहीं, 2008 से जब मैं टिकट की मांग कर रहा हूं और उसके पूर्व के संघर्ष को देखते हुए इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी लाड़परा विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाएगी। चूंकि मैं आपके माध्यम से पहले कहना चाहता हूं, मेरा संघर्ष बड़ा लंबा रहा है, कॉलेज से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का, और लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करता आ रहा हूँ और आगे भी पार्टी के लिए करूँगा। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे उम्मीद है इस बार 2023 के चुनाव में, उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी मुझे लाड़परा से प्रत्याशी बनाएगी। आपका एक सवाल और भी था कि इसी 2023 के चुनाव में या इससे पूर्व भी कांग्रेस इस सीट पर हमेशा माइनॉरिटी की टिकट देती भी आई है और 3 बार लगातार हार हुई है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस हमसे नहीं है, हम कांग्रेस से हैं। हमारी पहचान कांग्रेस है। 2008, 2013, 2018 में कांग्रेस ने टिकट दिया। यहाँ के जो प्रत्याशी थे वो क्यों हारे, इसका एनालिसिस पार्टी के पास है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। कई बातें ऐसी होती हैं जो पार्टी से नाराजगी नहीं होती, व्यक्ति से नाराजगी होती है। लाड़परा की जनता ने कांग्रेस को भर भर के वोट दिए हैं। आप 2008 में जाके देख लें, 2013 में जाके देख लें, 2018 में जाके देख लें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी से लोगों की नाराजगी पहले भी थी और आज भी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से लोग नाराज नहीं है। कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस ने वोट दिया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट दिया है। नाराजगी व्यक्ति विशेष से है और व्यक्ति विशेष का टिकट अगर करता है और मुझे मिलता है तो दोनों चीज़ें को समावेश होगा। कांग्रेस पार्टी को भी वोट मिलेंगे और आबिद कागजी को भी वोट मिलेंगे। और मैं 2023 में लाड़पुरा में विधानसभा चुनाव के जीत कर जरूर जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए, आबिद कागजी तो माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं, तो वो पार्टी लेवल पर इस बात को कर सकते हैं। अगर माइनॉरिटी के आम मतदाताओं की मैं बात करूं आपसे, मुसलमान 100% भरोसा कर सकता है कांग्रेस के ऊपर? पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से हालात बने हैं, कई जगह मॉब लिंचिंग भी हुई, कभी कभी किसी को कई नुकसान उठाने पड़े। हालांकि गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुसलमान डरा सहमा सा भी है, पशोपेश में है। माइनॉरिटी की क़यादत जो कांग्रेस के अंदर है लगातार ठीक है बढ़ भी रही है, लेकिन एक जो लेवल होना चाहिए, आज अगर स्टेट में देखें आप, एक बड़ा नाम है, लेकिन अगर हम और कहीं जाकर उसको ढूंढें तो टॉप मोस्ट की जो माइनॉरिटी की क़यादत हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी नज़र आ रही है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस हमेशा SC ST और माइनॉरिटी के साथ थी, है और हमेशा रही है। कांग्रेस ने कभी भी अपना स्टैंड नहीं बदला है। और रही बात सांप्रदायिक स्वार्थ की माहौल के खराब करने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही एजेंडा लेके चलती है कि वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रांत में मॉब लिंचिंग करवाना, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मंदिर तोड़ाना, मस्जिद तोड़ाना, इस तरह करके वोटों का ध्रुवीकरण करती है। लेकिन कहीं कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर ले, कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। राजस्थान में जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी, राजस्थान की सरकार ने उस पर तुरंत एक्शन लिया। जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया, जो अपराधी थे उनको सजा दिलाई, वो किसी भी धर्म के थे। कांग्रेस ने कभी पक्षपात नहीं किया। रही बात अल्पसंख्यकों का भरोसा कांग्रेस पे क्यों ना हो, आप देखिए राजस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग का जो प्रेजेंटेशन कांग्रेस ने दिया, चाहे कैबिनेट में दिया, चाहे टिकट वितरण में दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका 0% भी नहीं दिया। मैं मानता हूँ कांग्रेस को अल्पसंख्यक वर्ग भरपूर वोट करता है, लेकिन कांग्रेस ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेके चलती है, ध्रुवीकरण नहीं करती है। हर पार्टी जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगी है। लेकिन कांग्रेस को अपना कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए,
उन्होंने अल्पसंख्यकों को कभी नहीं छोड़ा, उनका हाथ हमेशा मजबूती से पकड़ के रखा। और इसका उदाहरण आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। जितनी योजनाएं चल रही है, हर जगह कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग को परसेंटेशन मिलता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, विधायक हो, या फिर किसी बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्ति में, हर जगह अल्पसंख्यक वर्ग को भरपूर सहयोग दिया है। तो अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा। और आप इसका नतीजा देख लीजिएगा 2023 में। आपने देखा होगा, छोटी पार्टियां, चाहे आप पार्टी हो, चाहे मीम जैसी पार्टियां हो, राजस्थान में कई मतलब महीनों से आगे काम कर रही है, लेकिन उनकी सभाओं में 150-200 लोग जाते हैं, कई जगह तो कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती है। ये क्या मैसेज है? जो ध्रुवीकरण करने वाली पार्टियां हैं, वो उनको राजस्थान की सरकार जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। राजस्थान की जनता ये चाहती है, हम कांग्रेस के साथ दामन थाम के खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। 2023 में अगर कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने में सफल होती है, 100 अंकों का आंकड़ा पार करती है विधायकों का, सीएम कौन? अशोक गहलोत, सचिन पायलट? हमारा लक्ष्य राजस्थान में हमेशा चुनाव जीतना रहा है। 2018 में भी कोई सीएम चेहरा नहीं था, 2013 में भी कोई सीएम चेहरा नहीं था, और 2023 में भी कोई सीएम चेहरा नहीं होगा। क्योंकि ये मेरा स्टैंड नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। हम चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस सिंबल के नाम पे, सोनिया गांधी के नाम पे, राहुल गांधी के नाम पे। पार्टी और पार्टी के नेता और विधायक गण विधायक दल की बैठक में ये तय करते हैं कि सीएम चेहरा कौन रहेगा। हमारे राजस्थान के दो कद्दावर नेता हैं, जिसका नाम है सचिन पायलट, जो एक देश के ख्याति प्राप्त स्टार प्रचारक हैं। दूसरी ओर है अशोक गहलोत जी। दोनों ही कांग्रेस के प्रति समर्पित थे, काम कर रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं, और आगामी 2023 में पुणे सरकार बनाने में दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो आप भूल जाएं कि पायलट चेहरा होगा या अशोक गहलोत चेहरा होगा, चेहरा कांग्रेस पार्टी का सिंबल होगा। और कांग्रेस पार्टी जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी, वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। अभी सचिन पायलट साहब को भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया है, और जिस तरह के थोड़ा कंट्रोवर्सी दोनों बड़े नेताओं के बीच थी, उनको करीब करीब ऐसी खबरें हम मीडिया वालों को मिलती हैं कि भाई सुलझा लिया गया है। तो ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ख़त्म हो गई या कोई ट्विस्ट अभी भी इसमें बाकी है? कंट्रोवर्सी सिर्फ मीडिया के माध्यम से थी, मीडिया ने कंट्रोवर्सी फैला रखी थी, जबकि धरातल पे ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ना तो नजर आई ना थी। पायलट साहब अपने स्टैंड पे हमेशा कायम थे, जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को आलाकमान तक रखा, आलाकमान ने उनकी सभी मांगे मानते हुए पार्टी को निर्देशित किया कि काम करते रहे। सिर्फ मीडिया द्वारा भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी थी। आपने देखा होगा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जगह जगह जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पर्यवेक्षक जा रहे हैं। कई कमेटियों में सचिन, हर जगह सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी लगभग लगभग कमेटी में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी हमें तो नजर नहीं आती। कंट्रोवर्सी तो नजर आती है भारतीय जनता पार्टी में, जहां पर अभी भी किसको तो क्या बनाना है, किसको कमेटी में लेना है, किसको नहीं लेना है, कंट्रोवर्सी तो हमें वहां नजर आती है। 10-10 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं हमारी पार्टी में। सिर्फ और सिर्फ अभी धरातल पर काम चल रहा है, 2023 की तैयारी चल रही है। 2023 में वापस पुनः कांग्रेस सरकार लाने की पूरी भरपूर प्रयास चल रहे हैं। तो दोनों में कंट्रोवर्सी कहीं नहीं थी, छोटे मोटे मतभेद थे, जो माननीय राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और सोनिया गांधी ने बिठाकर दूर कर दिए। छोटी मोटी बातें होती है, जो हर पार्टी में होती है, जो ख़त्म बिल्कुल हो चुकी है। धरातल पर कांग्रेस बिल्कुल एक थी, एक है और एक रहेगी। तो आबिद कागजी साहब के स्टेटमेंट से अब ये बिल्कुल यकीनन 100% माना जाए कि प्रदेश के अंदर पूर्व डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच अब कोई तनाज़ा नहीं है, किसी तरह की बात नहीं है, मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर फ्री हैंड दिया गया पायलट साहब को भी टिकट वितरण के अंदर, तो ज़रूर कांग्रेस सरकार बना लेगी। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया आपके चैनल के माध्यम से कि दोनों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सीडब्ल्यूसी की मेंबर्स माननीय हमारे नेता सचिन पायलट साहब को बनाया है। अदर कमेटियों में मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे रंधावा जी हैं, डोटादरा जी हैं, सब मिलके टिकटों का वितरण कर रहे हैं।
सबकी भागीदारी निश्चित कर रहे हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस सरकार पुणे बनाएंगे। बार बार ये कहना कि मतभेद है, मतभेद नहीं है। जिस पार्टी ने ब्लॉक लेवल पर पर्यवेक्षक भेज के नामों का पैनल मंगवा लिया, जिला अध्यक्ष नामों का पैनल बनवा लिया, पीईसी आ चुकी, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या कंट्रोवर्सी नजर आ रही है? कंट्रोवर्सी तो भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। और वितरण की, टिकट वितरण की बात रही है, तो टिकट वितरण का जो भी होता है वो सीडब्ल्यूसी में बैठकर तय होता है। प्रक्रिया है, ब्लॉक अध्यक्ष को नाम जाएंगे, जिला अध्यक्ष का नाम पूछेंगे, जिला अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजेगी। तो वो प्रक्रिया चल रही है। सीडब्ल्यूसी से नाम पूछेंगे, जो जीता हो टिकाऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलिए, हमारी बात हो रही थी आबिद कागजी, माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के। काफ़ी विस्तार से इन्होंने अपने विचारों को रखा पूरी, और इसी संदर्भ के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट जो राहुल गांधी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सर, क्या उसका अनुभव रहा और पूरे भारत के अंदर उसका क्या मैसेज गया? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। भारत जोड़ो यात्रा इस इतिहास की सबसे अच्छी यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा में जो काम कांग्रेस ने, माननीय राहुल गांधी ने किया, शायद इस सदी में तो कोई करने वाला नहीं है। मैं उस यात्रा का हिस्सा रहा, मुझे गर्व है उस यात्रा का मैं हिस्सा रहा। झालावाड़ के पावड़ी से लेकर और नौगांवा तक, हरियाणा की बॉर्डर तक 525-26 किलोमीटर की यात्रा का मैं उससे हिस्सा रहा। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। राहुल गांधी से उस हर आदमी को मिलने का मौका मिला जो दबा कुचला, नीचे के स्तर का था, गरीब था, असहाय था, कांग्रेस का वर्कर था, आम आदमी था। राहुल गांधी जी उससे मिले, बातचीत करी, उसका दर्द को समझा। और अल्पसंख्यक विभाग को भी राहुल गांधी जी ने पूरी यात्रा में इतनी तवज्जो दी कि जब मैंने उनको, मेरी मुलाकात उनकी झालावाड़ में जब हुई, 7 मिनट मेरे से बात राहुल जी ने की, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की कि राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग किस तरह काम कर रहा है। उनको मैंने पूरी बात बताई, तफसील से बताई। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे कही, जो मेरे आज भी वो बात मुझे याद आती है कि आपके अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं से ये कहना कि रास्ते में जहाँ भी मिले मुझसे ये कह के मिले कि हम अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता हैं। तो मैंने लगा कि बड़े लोग ये कह देते हैं, लेकिन जब यात्रा ख़त्म हुई, हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि सर, जब हमने उनसे कहा कि हम अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो राहुल जी ने हमसे 2-2 मिनट बात करी, 3-3 मिनट बात करी, हमें साथ लेके चले। और राजस्थान में आप वंडर करोगे, कम से कम 50 से ऊपर कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाकर अपने साथ चलाया। ये कितनी बड़ी बात है। और कई हमारे विभाग के कार्यकर्ता ऐसे थे जो भारत यात्री भी बने। तो वो जो यात्रा थी, इस आगामी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, मोदी सरकार की कब्र की आखिरी कील साबित होगी। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को 2024 में जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के, उसमें मोदी की कब्रगाह बनेगी वो। चूंकि लोग समझ चुके हैं कि धरातल पर काम करने वाला सच्चा अच्छा अगर कोई व्यक्ति है, उसका नाम माननीय राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी लोगों के दिलों में बसते हैं, सच्चे नेता हैं, झूठे नेता नहीं है मोदी की तरह। और भारत जोड़ो यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी ही इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए, हमारी बात हो रही थी माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कोटा संभाग के जाने माने लीडर आबिद कागजी साहब से, जिनसे विस्तार से हमने चर्चा की राजस्थान के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में टिकट वितरण, मुसलमानों का क्या उसमें भागीदारी रहेगी, और काफ़ी विस्तार के साथ, काफ़ी खुलकर अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया। अपना कीमती वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2023 के विधानसभा चुनाव में आने वाला समय भी बताएगा कि किस पार्टी को तो शे होगी, किसको मात होगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि के साथ, और हमें दीजिए इजाज़त।